आवेशों का मात्रक और विमाएं। तो आवेशों का जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो होता है कूलाम, या इसको कहते हैं एम्पियर गुणा सेकंड। जब किसी चालक तार में 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, अगर किसी तार हमने लिया उसमें 1 एम्पियर करंट को 1 सेकंड तक प्रवाहित हम करें, तो हम ये कहते हैं कि उसमें जो आवेश प्रवाहित हुए हैं उन आवेशों का मान 1 कूलाम होता है। तो आवेशों का जो एसआई मात्रक है वो हमारे होता है कूलाम। इसी प्रकार जो आवेशों का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम। नेक्स्ट, आवेशों का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो होता है फेराडे। एक फेराडे के अंदर 96,500 कूलाम होते हैं। यह आवेशों का इतना बड़ा मात्रक है। इसी प्रकार आवेशों का जो सबसे छोटा मात्रक है वो होता है फ्रैंकलिन। सबसे बड़ा फेराडे, सबसे छोटा फ्रैंकलिन, दोनों एफ से ही नाम है। जो फेराडे है वो सबसे बड़ा है, फ्रैंकलिन है वो सबसे छोटा है। आवेश में 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन होते हैं। इतना छोटा आवेश होता है फ्रैंकलिन। अब हम देखेंगे आवेशों की विमा। तो जो आवेश का फॉर्मूला है वो Q बराबर होता है I × T। आगे इस फॉर्मूले को भी हम देखेंगे जब करंट को हम परिभाषित करेंगे। तो Q बराबर होता है I × T। I करंट है तो एम्पियर और T समय है तो टाइम T। तो A × T ये इसकी विमा होगी A1 T1। तो इस तरह से आवेशों की विमा कंप्लीट हो गई। वो है आवेशों के गुणधर्म। हम देखेंगे कि ऐसे कौन से गुणधर्म हैं जिनको आवेश फॉलो करते हैं, उन आवेश जो होते हैं उन गुणधर्मों का पालन करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे हमारे भी कुछ गुणधर्म होते हैं, हम जिस देश के अंदर रहते हैं वहां हम कुछ धर्म, कुछ नियम, कायदे कानून होते हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही भौतिक जगत के अंदर भी हर वस्तुओं के कोई ना कोई, हर फिजिक्स के जो नियम होते हैं उनके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, उनको उन्हें फॉलो करना पड़ता है, उन्हीं का वो पालन करते हैं। ऐसे ही जो आवेश भी होते हैं वो आवेश भी कुछ नियमों का पालन करते हैं, वो कभी भी उन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो उन गुणों को हम आवेशों के गुणधर्म कहते हैं। ये ऐसे गुण हैं जिनको आवेश पालन करते हैं, ये इनका धर्म है पालन करना। तो आवेशों के जो गुणधर्म होते हैं वो 4 प्रकार से हमने डिवाइड किए हैं। पहला होता है आवेशों की योज्यता, दूसरा आवेशों की निश्चरता, आवेशों का संरक्षण और आवेशों का क्वांटीकरण। अभी हम एक एक करके आवेशों के जो 4 गुणधर्म है इनको समझेंगे। तो हम आवेशों का पहला गुणधर्म से शुरुआत करते हैं जो है आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब क्या होता है बच्चों? योज्यता का मतलब होता है योग या जोड़ना। तो आवेश जुड़ते कैसे हैं ये हम पहले गुणधर्म में हम देखेंगे। तो ये कह रहा है पहला गुणधर्म कि किसी निकाय के अंदर, निकाय यानी कोई सिस्टम है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उस निकाय के अंदर मान लो कि Q1, दूसरा आवेश Q2, कोई तीसरा आवेश Q3 है और चौथा आवेश कोई माइनस का Q4 है। इस तरह से अगर किसी सिस्टम में बंद निकाय के अंदर कोई 4 आवेश है जिनका मान Q1, Q2, Q3 और माइनस का Q4 है, तो जब इस पूरे सिस्टम का अगर पूछा जाए इसका कुल आवेश कितना है, तो किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है वो उसके प्रत्येक आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग का क्या मतलब होता है? बीजगणितीय योग का ये मतलब होता है कि जो आवेश प्लस में है वो जुड़ेंगे और जो आवेश माइनस का है वो माइनस हो जाएगा। तो Q1 + Q2 + Q3 और माइनस का Q4, इसे कहेंगे इस सिस्टम का कुल आवेश। ये क्या है? Q कुल आवेश। तो पहला हमें योज्यता नियम बताता है किसी निकाय में कुल आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। ये हमने पहला गुणधर्म हमने देखा। दूसरा जो गुणधर्म है आवेशों का वो है आवेशों की निश्चरता। अभी निश्चरता क्या बताती है? तो निश्चरता ये बताती है कि जैसे कोई वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर कितना आवेश है? तो इस वस्तु के ऊपर अभी Q आवेश है, इस वस्तु के ऊपर Q आवेश है। अगर ये थोड़ी देर बाद ये वस्तु v वेग से गति करने लग जाए, चलने लग जाए, तो क्या इस पर आवेश का मान बदल जाएगा क्या? तो इसका जवाब है आवेश का मान बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा। ये कहता है आवेशों की निश्चरता। भले ही ये वस्तु कितने भी अधिक वेग से क्यों ना गति करने लग जाए, इस पर आवेश का मान Q ही रहेगा। तो यह आवेशों का मान निर्देश तंत्र या किसी वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो इसे हम कहते हैं आवेशों की निश्चरता। इसी प्रकार से हम तीसरे गुणधर्म की ओर बढ़ते हैं, वो है आवेशों का संरक्षण। ये नियम ये बताता है कि प्रकृति के अंदर, इस पूरी पृथ्वी के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी आवेश हैं, आवेशों का मान आज तक ना तो कोई बढ़ा है और ना ही आवेशों के मान में कमी हुई है। आवेश हमेशा संरक्षित है, जितने आवेश हैं उतने ही रहते हैं। तो ये कहता है कि आवेशों को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। प्रकृति में जितने आवेश हैं उतने ही हमेशा रहेंगे।
अगर हम इसी बात को सोचें कि हमने जो पिछले टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने जब घर्षण किया, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से जब हमने रगड़ा तो कांच की छड़ पर तो आवेश उत्पन्न हो गए थे, और यहाँ हम कह रहे हैं कि आवेशों को तो उत्पन्न ही नहीं किया जा सकता। तो इस चीज को हम थोड़ा सा, इसको मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना के समझाया भी था कि दो वस्तुओं में आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं। जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो जब इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर आता है तो यहाँ पर धनावेश बनता है और यहाँ पर ऋणावेश बनता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहाँ आया तो ये इलेक्ट्रॉन पहले वहां मौजूद था और यही इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ आया है, तो इस पर तो नेगेटिव आ गया, इस पर पॉजिटिव आ गया, जबकि ये ऋणावेश और धनावेश पहले भी इसमें थे। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ की बजाय वहां था, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो दोनों वस्तुएं कैसी होगी, आवेशित। लेकिन इसमें हम आवेश उत्पन्न नहीं हुए हैं, ये आवेश इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहाँ आया है, तो ये ऋणावेश बन गया और वो धनावेश हो गया, तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को पुनः ले जाकर के वहीं पर शिफ्ट कर दूं तो दोनों वस्तुएं पहले की तरह वापस से उदासीन हो जाएगी। तो क्या आवेशन से पूर्व भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद था, कोई नया इलेक्ट्रॉन थोड़ी उत्पन्न हुआ है। हमने यहाँ पर देखा है कि आवेशों की इस आवेशन की इस घटना में कोई नया इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ मौजूद था और यहाँ पर भी, यहाँ पर पहले ये वस्तु उदासीन थी, इसमें इलेक्ट्रॉन और धनावेश दोनों बराबर थे इसलिए उदासीन थी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन और धनावेश बराबर थे, ये भी उदासीन थी। लेकिन जब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, तो ये ऋणावेशित हो गया और ये धनावेशित हो गया। तो जो तीसरा पॉइंट है संरक्षण का, वो आवेशों का संरक्षण बताता है कि आवेशों को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल और केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। अब हम देखते हैं चौथा गुणधर्म आवेशों का क्या है। तो आवेशों का जो चौथा गुणधर्म है वो है क्वांटीकरण, कि आवेश जो होते हैं क्वांटा के रूप में होते हैं। अब ये क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटा क्या होता है, तो देखो जब भी कोई वस्तु किसी पैकेट के रूप में होती है, अर्थात उस वस्तु को जब दिया जाएगा तो किसी पैकेट के रूप में दिया जाएगा। जैसे अगर एक पेन का पैकेट हो, ये जो मार्कर का पैकेट हो एक, उसमें अगर मान लो एक पैकेट के अंदर 10 मार्कर है, तो अगर हम किसी व्यक्ति को देंगे तो इस तरह से देंगे, एक मार्कर दे दिया, 2 मार्कर दे दिए या मैक्सिमम 10 मार्कर दे दिए। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति को आधा तोड़ के मार्कर दे दिया। तो जब भी किसी वस्तु का स्थानांतरण एक पैकेट के रूप में होता है, एक बंडल के रूप में होता है, तो उस बंडल को या पैकेट को हम बोलते हैं क्वांटा, और उस फिजिक्स को हम क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। तो यहां ये कह रहा है कि जो आवेशों का जो स्थानांतरण होता है वो एक क्वांटा के रूप में होता है, एक पैकेट के रूप में होता है। अब वो जो एक पैकेट है वो एक पैकेट होता है एक इलेक्ट्रॉन, अर्थात हम किसी वस्तु को जब भी आवेश देंगे तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन देंगे, 20 इलेक्ट्रॉन देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी वस्तु को हमने 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दिया या 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस तरह से हम आवेशों का स्थानांतरण नहीं कर सकते। तो कह रहा है कि किसी वस्तु पर आवेशों की मात्रा 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगी, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। किसी वस्तु को जब हम आवेश देंगे तो प्लस माइनस या तो 1 इलेक्ट्रॉन या प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन या प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन के, इस तरह से हम आवेश को दे सकते हैं। अर्थात आवेश Q हम इस तरह से देंगे, Q बराबर होता है प्लस माइनस NE। N क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है जिसका मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो आवेश जो होते हैं वो क्वांटा के रूप में होते हैं, पैकेटों के रूप में होते हैं। जब भी हम उनको स्थानांतरण करेंगे तो वो जो है एक पैकेटों के रूप में ही दिए जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। तो इस तरह से हमने आज आवेशों के गुणधर्म को समझा है।